बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं हुमार सलान। आज के प्रोग्राम में भी हम गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की सूरत हाल का ही तज़किरा करने जा रहे हैं। कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। अगर नताइज के हवाले से बात करें और हतमी नताइज के हवाले से बात करें तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से अभी नताइज को रोका गया है। इसकी क्या वजूहत हैं? इसकी वजूहत ये हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने कहा है कि 24 में से 5 हल्कों की दोबारा वोटिंग की जाएगी। 5 हल्कों के चंद पोलिंग स्टेशन पर जो दोबारा गिनती है या दोबारा पोलिंग है वो 15 जून को एक्सपेक्टेड है और इसके बाद जब दोबारा पोलिंग का अमल मुकम्मल हो जाएगा फिर हतमी नताइज का ऐलान किया जाएगा। कामयाब इंतखाबात के इनेकाद पर अवाम और इंतज़ामिया का शुक्रिया भी अदा किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने। मजीद इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं ये भी आपसे शेयर करेंगे। इन आम इंतखाबात के हवाले से हमने बात की तो 15 जो है वो कहा गया है कि जितने भी ये नताइज हैं अभी कुछ पोलिंग स्टेशंस का हतमी फैसला नहीं सामने आया है। तकरीबन 24 में से अगर 16 की बात की जाए तो 16 पोलिंग स्टेशंस के हतमी नताइज सामने आ गए हैं। कुछ में गिनती का अमल जारी है। जो बाकायदा ऐलान है नताइज का वो यकीनन इन पोलिंग स्टेशन जिनके हवाले से मैंने तस्करा किया, जब इन पे दोबारा पोलिंग का अमल मुकम्मल हो जाएगा फिर ही ये नतीजा आएगा सामने। अब तक पीपल्स पार्टी के हवाले से अगर बात की जाए तो लीडिंग पोजीशन है पीपल्स पार्टी की और नून लीग भी खासी कामयाबियां समेटने में जो है वो प्रोमिनेंट नज़र आ रही है। लेकिन पीपल्स पार्टी का टर्नओवर बहुत अच्छा रहा। इसका क्रेडिट पीपल्स पार्टी की इलेक्शन कैंपेन को जाता है। जो कैंपेन की गई है इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, उसमें ना सिर्फ इंतज़ामिया का एक बहुत अच्छा रोल हमने देखा बल्कि जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है उसने बड़े पुरजोश अंदाज में जो इलेक्शन कैंपेन की उसके नताइज यकीनन आने वाले वक्त में हमारे सामने भी आएंगे और इसका एडवांटेज यकीनन कैंडिडेट्स को भी जाएगा। नाज़रीन, अब हम जो है वो सूरत हाल का मज़ीद तस्करा करेंगे और जानेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी का अमल कितना मुश्किल होगा, कितने चैलेंजेस होंगे और इसके साथ साथ जो एक बात गुज़श्ता प्रोग्राम में भी हमने डिस्कस की, फेडरल जब हम विफाक की बात करते हैं, विफाक में चाहे हम आज़ाद कश्मीर की बात करें या फिर गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, इनकी रिप्रेजेंटेशन इसको बेहतर बनाना, इसको यकीनी बनाना और इसके हवाले से काम करना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या फिर नून लीग के लिए कितना मुश्किल है, कितना आसान है। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है तो फिर किन चैलेंजेस को फेस करेगी, इसका भी हम तस्करा इन डिटेल करने जा रहे हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, तारुफ कराते गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करते हैं। स्टूडियो में मेरे साथ सीनियर एनालिस्ट और एंकर पर्सन मौजूद हैं उबैद यूसुफ खान साहब, खुशामदीद कहना चाहेंगे। सीनियर तज्जियाकार असद खलील साहब भी हमें ज्वाइन करें। असद साहब आपको भी खुशामदीद कहेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ उबैद मैं आपसे करना चाहूँगी। अभी तक की जो सूरत हाल है जिसके हवाले से अभी हतमी नतीजा तो नहीं सामने आ सकता क्योंकि कुछ पोलिंग का अमल जिसके कंप्लेंट्स भी आ रही थी, गुज़श्ता रोज़ भी हमने अपने प्रोग्राम में मेंशन की कि ये भी कहा गया कि बैलेट बॉक्सेस भी उठा के दरिया में फेंके गए हैं, कुछ कैंडिडेट्स ने ये भी कंप्लेन की। उसके बाद अब जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है कि जब तक इन पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग नहीं होगी हतमी नताइज सामने नहीं आएंगे। एक्सपेक्टेड तो यही है कि पीपल्स पार्टी लीड कर रही है। पीपल्स पार्टी का कमबैक एक स्ट्रॉन्ग इलेक्शन कैंपेन के बाद कैसे देख रहे हैं? यकीनन एक खुशाइन बात है कि पाकिस्तान में अगर जमहूरी पार्टियां उन सूबों में भी जा रही हैं जहां पे उनको आप कह सकते हैं मेजर स्टेक नहीं था, गिलगित में, कश्मीर में, मेरे ख्याल में ये एक खुशाइन बात है, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए एक खुशाइन बात है। और पीपल्स पार्टी यकीनन एक बहुत बड़ी जमात है, एक नज़रियाती जमात है, उनका एक स्ट्रक्चर है और जिस तरीके से कर रही है हमेशा उन्होंने वायलेंस और इन चीज़ों से हट के थोड़ा सा मेगा प्रोजेक्ट्स पे काम किया। अगर बिलावल की आप वो वाली स्पीच देख ले जिन्होंने गिलगित के आवाम से मुखातिब होकर बात की थी तो वो काफ़ी इंस्पायरेशन थी। वहाँ की लोकल जो आबादी उनके लिए पहचान दिया, नाम दिया, उनके लिए वोटिंग राइट्स दिलवाए, बहुत कुछ ऐसे कारनामे थे जो जीबी में वाकई उनके लोगों के लिए वो काबिल फ़ख्र बात थी उन सब के लिए। अब आते हैं पीपल्स पार्टी का या नून लीग का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जो इंडिपेंडेंट उनके उम्मीदवार थे उनके ऊपर बात आती है। तीन चीज़ें, पीपल्स पार्टी नून लीग के ऊपर, नून लीग थोड़ा सा बैक एंड पे है मेरे मुताबिक, पीपल्स पार्टी इस वक्त टॉप कर रही है फ्रंट लाइन पे। मेरे ख्याल में आइंदा इलेक्शन में भी उनके नताइज काफ़ी बेहतर होंगे। उसकी एक वजह है लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जो उम्मीदवार थे उनसे थोड़े से बेजार हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे बेजार कैसे हैं?
सही। बेजार इस वजह से कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जब से अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं बात करूंगा कीपी से, ठीक है। अब आजकल सोशल मीडिया का दौर ये नहीं था कि गिलगित बल्तिस्तान में बंदा बैठ के पूरे पाकिस्तान से नावाकिफ है, नहीं नावाकिफ, नहीं उनको हो पता सकता, है। बिल्कुल ऐसे अब ही है। कीपी में उनके पास पिछले 3 टेन्योर से हुकूमत है, ठीक हो गया। अब उनको ये पता है कि कीपी का उन्होंने क्या बेड़ा गर्क किया हुआ है। अब मैं कीपी के अगर पिछले 2 महीने की सूरत हाल आपके सामने रखूं कि 2 महीने में वहां पे लोग रोने पे आ गए, आपकी वहां पे जो इकोनॉमी है, वहां का जो बजट सिस्टम है, वहां की जो ब्यूरोक्रेसी है, वहां का जो पुलिस स्ट्रक्चर है, तबाह कर दिया है सारी आपने। वजह बैड गवर्नेंस। बैड गवर्नेंस नहीं है, मुझे एक बताएं, सुहेल अफरीदी इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव है। चीफ एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? डज ही नो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ प्रोविंस का काम क्या होता है? वो पूरा दिन आके हर मंगल जुमेरात को इधर आके बैठा होता है। अवाम किसके पीछे जाए? अवाम अपने हल्के के एमपीए के पीछे जाते हैं, वो बंदा आके अच्छा, बैठा ये बड़ी अडियाला के अहम सामने आ बात कर जाता रहे है। हैं आप, इसको हम जरूर कंटिन्यू करेंगे। नुमाइंदा सच टीवी रोशनदीन दयामरी ने भी हमें ज्वाइन किया है। रोशन, खुशामदीद कहेंगे आपको। जरा ये बताइएगा, ये जो 24 में से 5 पोलिंग स्टेशंस के रीपोलिंग का कहा गया है और इनके नतीजों का भी ऐलान नहीं किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, क्या रीजंस थी? क्या वही रीजंस थी जो आपने गुज़श्ता प्रोग्राम में मेंशन की थी कि यहाँ पे हंगामा राय देखने में आई थी, बदनज़मी देखने में आई थी और इसी बद इंतज़ामी की वजह से ही ये तमाम तर सूरत हाल सामने आ रही है? जी रोशन। ठीक है, रोशन से हम राब्ता करने की कोशिश करें, जैसे ही राब्ता होगा हम ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। असद करल साहब, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से हम डिस्कशन कर रहे हैं। अभी तक जो ये अपडेट्स आई हैं जिसका हमने तस्करा भी किया, मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप इस पर ज़रूर बात करें। 24 में से 5 हलकों की दोबारा वोटिंग होगी, दोबारा पोलिंग में क्या फेयर एंड फ्री नताइज सामने आ सकेंगे? जो कंप्लेन सामने आई हैं वो ओवरकम हो जाएंगी? क्योंकि ये भी बताया गया था कि 2 से 3 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो कि बड़े फार फ्लंग एरियाज में वाक़े हैं, वहाँ पे इस वजह से ये बदनज़मी देखने में आई थी। सर, इन एरियाज को मेक श्योर करना है कि यहाँ पे अब पोलिंग का अमल फेयर हो जाए, क्या ये पॉसिबल हो सकेगा आपकी नज़र में? देखिए, चूंकि पहले पूरे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन थे और अब जब इस 3 हलकों की बात होगी और चंद एक पोलिंग स्टेशन भी उन पर बात होगी, इलेक्शन तो यकीनी तौर पर पहले से इंतजाम भी अच्छे होंगे और अमन अमान की सूरत भी बेहतर होगी और जो पुरअमन और एक अच्छे तरीके से जो इलेक्शन है उसका इनेकाद हो सकेगा। जहां तक मामला है, अभी तक आपके सामने ही है कि अद्दी अक्सरियत जो है वो तो ऑलमोस्ट सामने आ ही चुकी है कि जिसके मुताबिक जो है पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तें उसने हासिल की हैं, नून लीग जो है उसने 6, इंडिपेंडेंट जो है उसने 7 नशिस्तें हासिल की हैं, एक जो है मुतहदा वारतुल मुस्लिमीन ने की है। तो पहले तो रिजल्ट आ चुके हैं। अब ये जो 5 हलकों के हवाले से जो दोबारा कुछ जो पोलिंग स्टेशन के ऊपर रीपोलिंग होगी, तो मैं नहीं समझता कि इसमें बहुत ज्यादा नताइज में कोई तब्दीली देखने में आएगी और ये ज्यादातर वही रिजल्ट आएंगे। लेकिन जाहिर बात है कुछ रिजर्वेशंस थी उम्मीदवारों की, तो उस पर ये दोबारा इसको कंडक्ट किया जा रहा है, तो बहुत को वाज़ेह तब्दीली नजर नहीं आएगी इस आप री इलेक्शन के बाद भी आप देखेंगे। सर, लेकिन अब ये 6-7 दिन का वक्फा आएगा, 15 जून को रीपोलिंग होगी, उसके बाद हतमी फैसला सामने आएगा, तब तक क्या सूरत हाल देख रहे हैं? और अभी जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड कर रही है, क्या तब भी यही सूरत हाल बरकरार रहने की उम्मीद है आपको? देखिए, बहुत वाज़ेह फर्क है ना कि 10 और 6 जो है सीटों का काफी फर्क है। तो अगर 4-5 हलकों पे रीपोलिंग होती भी है, तो मैं नहीं समझता कि उसमें इतना वाज़ेह एकदम से तब्दीली आ जाए कि पीपल्स पार्टी जो है उसकी 10 जो है वो 6 या 7 में हो जाए और नून लीग जो है उसकी जो 6 है वो 10 में चली जाए। मुझे नहीं लगता। एक आध सीट पे मे बी हो सकता है आगे पीछे, लेकिन फिर भी मैं समझा कि बहुत वाज़ेह तब्दीली जो है वो सामने आ चुकी है जो अब तक के नताइज हैं। रोशन से हमारा राब्ता हो गया है। रोशन, ये बताइएगा, ये जो अब फैसला सामने आया है, 5 पोलिंग स्टेशंस के हवाले से कहा जा रहा है कि रीपोलिंग का अमल होगा और दोबारा फिर जब रीपोलिंग का अमल होगा, क्या वो सारी कंप्लेंट्स जो पहले सामने आई थी उनको मेक श्योर करने के लिए कोई इंतजामात किए जा रहे हैं, कोई खास इंस्ट्रक्शंस की दी जा रही हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से? जी जी जी, एक्चुअली थोड़ी सा मैं एक और करेक्शन कर दूँ। हमारे साथ तकलीफ में पता नहीं किसने बात की, पीपल पार्टी के पास अब 10 नहीं है, 9 का नंबर है। और इंटरेस्टिंग ये है कि जो 5 जहाँ पर री काउंटिंग के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से दी है,
में अगर रीपोल हो जाता है तो पीपल पार्टी के नजदीक एक सीट यहाँ से कम होगी और आजाद उम्मीदवार यहाँ से। और एक और होता है दारेल का, जहाँ पे कल मैंने बात कर रहा था वो ब्लड बॉक्स दरिया में फेंके हैं, उस पोलिंग स्टेशन के अंदर भी जमात उलमा इस्लाम की सीट निकाल सकती है। वो सीट भी बड़ी जो पीपल पार्टी के लिए मुश्किलात का सामना कर सके। ये 5 पोलिंग बड़ी सिस्टमेटिकली हुआ है, इससे हम खुद भी सारे बड़े सरप्राइज हैं कि एक जाहिर से पीपल पार्टी बड़ी तरीके से ऊपर जा रही थी और दोबारा साहब रिवर्स की तरफ नजर आ रही है। और मुस्लिम लीग नून के जो नशिस्तें हैं उसमें भी थोड़ी सी करेक्शन की जाए कि जो बल्तिस्तान डिवीजन से 3 नशिस्तें निकाली हैं मुस्लिम लीग नून ने, एक नून लीग के टिकट में 2 बेक्ड बाय नून लीग है। इस हिसाब से नून लीग के पास नंबर 8 है, पीपल पार्टी के पास 9 नंबर है। आजाद उम्मीदवारों को डिपेंड है और आपको पता है कि आजाद उम्मीदवार उस तरफ जाते हैं जहाँ उनके मफादात होते हैं। तो इस वक्त सिनेरियो हम 2 दिन पहले देख रहे थे, इलेक्शन के दिन जो सिचुएशन थी उसमें, और आज हमें बहुत डिफरेंस नजर। कल रात को जो नोटिफिकेशन भी है इसमें आप देखते हैं बल्तिस्तान डिवीजन से एम्बुलेंस की सीट है 2 का हल्का है जहाँ से एम्बुलेंस के काफी जीत गए थे। उस हल्के में 10 पोलिंग स्टेशन पर पोल हो रहा है, तो उससे कुछ भी हो सकता है। अस्टोर वाला जो हल्का है वो दिल्ली की सीट जीती थी। अच्छा, इन 5 हलकों के हवाले से जो आप बात करें ना, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अभी इलेक्शन की अपडेट्स आपके साथ शेयर कर रहे थे और उसी पर अपने मेहमानों से तज्जिया लेने की भी कोशिश कर रहे थे। ब्रेक पे जाने से पहले उबैद, आप एक गुफ्तगू में अपनी जिक्र कर रहे थे, केपी गवर्नमेंट की बात हो रही थी। मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप उसको रिलेट करें जीबी इलेक्शन के साथ, और साथ में अब जो पीपल्स पार्टी की पोजीशन है गिलगित बल्तिस्तान में, उसको भी थोड़ा सा ज़रूर अपनी गुफ्तगू में शामिल कीजिएगा। शुक्रिया हुमा। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ, लेकिन आपने फिर मुझे बात पूरी करनी देनी है। जी जी। सिर्फ जीबी में नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, आइंदा आने वाले इलेक्शन में पीटीआई को केपीके में भी जगह नहीं मिलेगी। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, इसकी वजह, पीटीआई सीट जीत लेगी। जिस तरीके से इनका वोट बैंक कम हुआ है जीबी में, सेम आप समझ लें कि इनका 30 to 35% वोट बैंक कम हुआ है केपी में। उसकी 2-3 बुनियादी वजह है। इनको 3 दफ़ा टर्म मिला है, सही है, और तीनों दफ़ा इन्होंने डिलीवर किस तरीके से किया है। खान साहब जब थे वो एक लोगों का लगाव, लोग की जो प्यार मोहब्बत, वो सारा कुछ खान साहब के साथ है। अभी जो स्लॉट आया हुआ है ना, इन्होंने पूरे खैबर पख्तूनख्वा को तबाह कर दिया है। अब मैं गिनवा के बता देता हूँ आपको। सबसे पहले गंडापुर साहब ने, इन्होंने लोगों को निकाला, लोगों को, यंग बच्चों को धरने जुलूसों में लगा के उनका कैरियर तबाह कर दिया। FIR हो गई, उनका बाद में पूछने वाला कोई नहीं। पहली चीज, ये सारी पीटीआई वाली भी सुन, इनको पता है मैं क्या कह रहा हूँ। दूसरी चीज, सुहेल अफरीदी साहब आ गए, लोग अपने केपी के मसाइल चीफ एग्जीक्यूटिव के पास लेके जाते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव हमारा हफ्ते में 2 दिन इधर अडयाला होता है, सही, रिहा कोई नहीं करना, लेकिन यहाँ पे सारे बैठे होते हैं। लोग होते हैं अपने हल्के के MPM मिनिस्टर के पीछे जाते हैं, जनाब उनके हल्के में या पेशावर में, ये जनाब नहीं मिलते वहां पे, ये यहाँ पे होंगे या तो अयाशियों में या फिर अडयाला के सामने अपना जो एक कैरियर है वो बनाने के लिए। वजह यह कि अगर सुहेल अफरीदी साहब नहीं आते, दूसरे दिन उसकी जगह कोई और नाम, वो आप मीडिया में देख लें कि फला नाम आ गया। बिल्कुल ऐसे ही है। शायद खटक साहब आपके पार्लिमानी लीडर है, उसके अपने हल्के में पीने का साफ पानी नहीं है। मेजर सदात बरकवाल उनके सूबाई वजीर थे, उसके अपने हल्के में लोग अभी भी खोतों पे पानी लेके आते हैं। ठीक हो गया। अब इनके एक एक मिनिस्टर को आप ले लें, शफी जान को ले लें, सारे लगे हुए। वोट का क्या बना हुआ है? करप्शन इस वक्त सबसे पीक पे, करक में इस वक्त आया हुआ है 15 से 20 अरब रुपए, सारा जा रहा है करप्शन में। अभी नेब के केसेस भी आ गए। आप इनसे पूछे किस अंदाज से कर रहे हैं। दूसरे आप पेशावर आ जाएं, पेशावर में करप्शन का बाजार गर्म हुआ है। इनके मिनिस्टर्स को देख लें, जीबी पे भी जरूर जीबी की तरफ आ जाए। अब जीबी के अवाम, मैंने इसलिए कंपैरिजन आपको ड्रॉ किया है कि जीबी के अवाम इस वक्त पूरे पाकिस्तान में लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि जनाब इस पार्टी को हमने वोट देना है, इस पार्टी ने आइंदा 3, 4, 5 साल सारा जो टीन्योर इसी बात पे खत्म करना है कि जनाब खान को रिहा करना है। करना कोई नहीं है, उनको अभी बदलाव चाहिए जो रियल तब्दीली है। अब वो इसमें ये नहीं कहता कि पीपल्स पार्टी करें, नून लीग करें, वो कोई अच्छे भले लोग हैं, उन्होंने भी इससे पहले यही किया है, लेकिन हद दर्जे कंपैरेटिवली उनको थोड़ा सा अब बदलाव चाहिए कि जनाब कोई ऐसी पार्टी आए जो पार्टी तहरीक ना हो कि एक बंदा जेल में चला जाए, बाकी पीछे अपने उद्यम मचा दिया उन्होंने। अब जीबी में इस वक्त लोगों ने पीपल्स पार्टी को वोट क्यों दिया? मैंने पहले बता दिया कि बिलावल साहब का वो बयान अगर कोई भी बंदा देखे, थोड़ी सी उसमें मैच्योरिटी थी। उसने बता दिया कि हमने पहले आपके इस जीबी के लिए ये काम किया, शनाख्ती सारा उन इलेक्शन कैंपेन में की गई बातों पर मैच्योरिटी पे गए ना। एक मैच्योर जमात है, एक मैच्योर जमात है। अब इस वक्त पीटीआई को वहां पे वोट मिला, ये नहीं कह रहा कि वोट नहीं मिला। आपको लगता है पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में है कि वो सारे वादे, वो सारे दावे पूरे कर दिखाएगी? नहीं
नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो वादे मैं पूरे यही करें। बात असद खलल साहब से भी नहीं कहना पूरी चाहूंगी। करी, वो भी असद नहीं खलल करी। साहब, पीपल्स पार्टी की अगर हम यहाँ तक की बात रखें कि इलेक्शन कैंपेन में जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बातें की हैं, एक मेच्योरिटी का मुजाहिरा किया, जैसे कि उबैद ने भी मेंशन किया, और अवाम ने उसी पे भरोसा करते हुए वोट दिया है। क्या वो वादे, क्या वो दावे, क्या वो तमाम तर उम्मीदें जो इलेक्शन कैंपेन में की गई हैं वो पूरी कर सकेगी पीपल्स पार्टी? देखिए, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी सिंध में भी कितने सालों से हुकूमत में है, वफाक में भी उसके पास हुकूमत रही। मामला ये है कि ये जो दावे होते हैं वो तो इलेक्शन के दौरान बहुत सारी पार्टियां करती हैं, लेकिन उसका अमली नमूना आप कराची और सिंध के अंदर देख सकते हैं कि क्या वहां पे पीपल्स पार्टी जो है वो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो क्या लोग उससे मुतमिन है। और वही चीज जो है आगे इंतखाबी मुहिम के दौरान तो बहुत बड़े बड़े वादे कर दिए जाते हैं, लेकिन मामला ये है क्या वो जो सिंध वाली जो चीज है वो दोहराई जाएगी यहाँ पे कोई नई प्रेसिडेंट सेट की जाएगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये रवायती पार्टी जो पाकिस्तान में सियासी होती हैं इलेक्शन के दौरान ये बड़े बुलंदबांग दावे करते हैं, लेकिन जब यूं ये इक़्तिदार में आते हैं उस वक्त इनकी तरजीहात तब्दील हो जाती है। वो उस वक्त मंशूर इनकी तब्दील हो जाता है तरजीहात जो पहले बताया जा रहा होता है। जी बिल्कुल। और उस वक्त आपको पता ही है कि यहाँ पे जो ज्यादातर पार्टियां हैं वो माल बनाने वाला जो काम है अपना जाती पेट भरो और खजाने भरो और बैरून मुल्क पैसे अपने जो है मुख्तलिफ जगहों पे जजीरों में आप इकट्ठे करो। तो मामला ये है कि ये जो देखते ये है कि आप देखें ना, एक तो मार्जिन जो है अब अगर देखा जाए तो वहां पे गिलगित में तो ऐसे लग रहा था कि जैसे पीपल्स पार्टी और नून लीग का आपस में कोई इलेक्शन हो रहा है और पीटीआई कहीं है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। तो अब देखना यह है कि क्या जिस तरीके से ये जो पार्टी पोजीशन सामने आई है कि वफाक में तो अलाइज है नून लीग और पीपल्स पार्टी, और क्या यहाँ पे क्या सूरत बनती है, क्योंकि यहाँ पे वो वफाक के तो इत्तेहादी हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में ऐसे लग रहा था जैसे पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। और आपने देखा कि आप पीपल्स पार्टी की नशिस्तें जो है वो सबसे ज्यादा है। क्या यहाँ पीपल्स पार्टी फिर नून लीग के साथ इत्तेहाद करके हुकूमत बनाएगी या पीपल्स पार्टी पीटीआई के या आजाद लोग जो है उनके साथ? सर यही सवाल मेरा जो गुज़श्ता जी कि इस वक्त जो पीटीआई के हिमायत याफ्ता लोगों के अलावा जो आजाद कड़े हैं उनकी भी एक बड़ी तादाद पास मेजर पोर्शन है। आप देखें कि नून लीग के 6 मेरे ख्याल में 6 साथ हैं और आजाद जो है वो 5 है। तो इसका मतलब ये है कि लोगों का पार्टी से बिलीव अब उठ रहा है। लोग आजाद, फॉर एग्जांपल ये बंदा ये कम से कम इसको मैं पहचान तो रहा हूं, लेकिन आजाद कैंडिडेट का झुकाव किस तरफ होता है ये भी यकीनन आने वाला वक्त डिसाइड करेगा और फिर उसके बाद समझ आएगा कि ये रीपोलिंग का अमल और आजाद कैंडिडेट्स जहां पे भी अपना झुकाव जिस पार्टी के साथ भी दिखाते हैं, फिर ये तमाम तर चीजें गेम चेंजर साबित हो रही है या नहीं हो रही, वो फिर आने वाला वक्त यकीनन समझाएगा हमें। असद खलल साहब आपकी बात रहती है, सर मुकम्मल कर लें। तो मामला ये है कि अभी देखें कि इत्तेहाद किस हुकूमत के साथ पीपल्स पार्टी, क्योंकि लीड पार्टी तो अभी पीपल्स पार्टी जा रही है। अब ये देखना है कि पीपल्स पार्टी किस जमात से इत्तेहाद करती है और वो हुकूमत जो है वो परफॉर्मेंस उसकी, वो तो जाहिर बात है दावे तो बहुत बड़े बड़े इलेक्शन में सारी पार्टियां करती हैं, लेकिन अगर देखना है तो पीपल्स पार्टी का जो कारकर्दगी है वो आप सिंध में देख सकते हैं और बाकी जमातों की कारकर्दगी जिस तरह पीटीआई की है वो खैबर पख्तूनख्वा में आप देख सकते हैं। तो चूंकि वहां पे 2 बड़ी पार्टियां और नून लीग जारी बात है वो वफाक में या इत्तेहादी का सर अभी तो जो 2 चीजें बेसिक नजर आ रही हैं, एक तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन नजर आ रही है, दूसरा ये है कि वफाक में रिप्रेजेंटेशन, इसको यकीनी बनाना, इस अमल को आसान बनाना, क्या पीपल्स पार्टी के पास कोई ऐसी स्ट्रेटेजी होगी कि ये दोनों अमल जल्दी से जल्दी और यकीनी हो सकें? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो मामला है कि ये वहां पे जिस तरीके से कैंपेन की गई और आपने देखा कि वहां पे, और ये जो खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात की जाए गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, तो भुट्टो के दौर में भी वहां पे कुछ रिफॉर्म्स हुई थी और आज तक वो लोग जो है वो उसकी वजह से पीपल पार्टी के लिए खास जो है एक वोट बैंक पड़ा है, तो उसको भी उसका बेनिफिट यकीनी तौर पर मिल रहा है। लेकिन बात यह है कि अब ये क्या परफॉर्म करेंगे और आगे जो वहां पे जो लोग हैं उनकी क्या ये एक्सपेक्टेशन पे कामयाब होते हैं, उतरते हैं पूरा या नहीं उतरते, क्योंकि जब आपको पता है इत्तेहादी हुकूमत होती है तो हर पार्टी जो है उसकी अपनी तरजीहात होती हैं और वो कोई जो मखलूत हुकूमत होती है वो शायद वो नताइज हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि बार्गेनिंग होती है बहुत ज्यादा और गिव एंड टेक की वजह से वो शायद अपनी जो परफॉर्मेंस है वो उस तरीके से नहीं कर सकती, जो कि उसको बहुत ज्यादा फिर लोगों को जो है मनाना पड़ता है और साथ चलाना पड़ता है। और उसके लिए जो है फिर उस हुकूमत में बहुत सारे जो उनके अपने लोग हैं
वो बाज दफा पे नाराज भी हो जाती है। तो ये चीज भी वहां उस हुकूमत में इनको फेस करनी पड़ेगी अगर पीपल पार्टी हुकूमत बनाती है, क्योंकि जो इत्तेहादी होंगे वो फर्क चूंकि बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये इस वजह से फिर इसको ब्लैकमेलिंग का शिकार रहेगी अगर पीपल पार्टी वहां पे हुकूमत बनाती है। ठीक हो गया, इसी डिस्कशन को भी कंटिन्यू करेंगे और अमेरिका की सूरत हाल भी उसका तस्करा करना ज़रूरी है। अमेरिका ईरान तनाज़ा कहाँ तक पहुँचा है, ये सूरत हाल क्या इंडिकेट कर रही है, और बिलखुसूस जब हम लेबनान की सूरत हाल डिस्कस करते हैं, अगर लेबनान की हुकूमत इसराइल के सदर को ये कह रही है कि आए बैठें और मुज़ाकरात की मेज़ को एक तरह से तैयार भी करें और इस पर बैठ के डील करें, तो फिर इजराइल की जानिब से क्यों अभी तक देर दिखाई दे रही है? क्या ट्रंप का वो बयान कि अगर अब मजीद जारियत की जाती है इजराइल की जानिब से और इसमें फिर ईरान के खिलाफ इजराइल अपने आप को तनहा पाएगा, अगर ऐसा होता है तो फिर इजराइल कहाँ स्टैंड करेगा? अब कुछ तस्करा करेंगे अमेरिका और ईरान तनाज़े के हवाले से। ये तब तक हल नहीं हो सकता, पीस प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि लेबनान की सूरत हाल कंट्रोल में नहीं होगी। ईरान का ये वाज़ेह मौक़िफ़ है। अब ईरान का जब ये मौक़िफ़ सामने आया तो फिर लेबनान की सूरत हाल को बेहतर हो जाना चाहिए था, क्योंकि सदर ट्रंप ने भी इसराइल से ये कहा था कि इस जाहरियत को जारी नहीं रखना। फिर क्यों इसराइल की जानिब से अब तक हालात कंट्रोल नहीं किए जा रहे? असद खलल साहब, मैं आपसे कंटिन्यू करने की दरख्वास्त करना चाहूँगी। सर, जब लेबनान की हुकूमत की जानिब से इसराइल की हुकूमत और आवाम दोनों को मुज़ाकरात की दावत दी गई है और ये भी कहा गया है कि आएँ मिलकर बैठें और बात करें, तो फिर इजराइल क्यों नहीं सामने आ रहा, क्यों मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है, जब सदर ट्रंप भी यही कह रहे हैं कि जाहरियत नहीं चाहते और अगर इजराइल कंटिन्यू करता है तो फिर वो तनहा हो जाएगा? इजराइल की इतनी पोजीशन है कि वो तनहा अपने उस ग्रेटर इजराइल के ख्वाब को पूरा करने के लिए मजमूम कार्रवाइयों को कंटिन्यू कर सके? देखिए, आप देखें कि लेबनान हुकूमत जो है उसकी जानब से भी जो बयान आया उसके मुताबिक तो यही उन्होंने ईरान के हवाले से कहा कि ईरान कौन होता है हमारा, हम जाने, और अमेरिका या इसराइल जो है, ईरान जो है हमारे मामले के अंदर या इसको बार्गेनिंग चिप के तौर पर यूज ना करें। एक तरफ तो वो मौकफ सामने आया है और दूसरी तरफ ईरान जो है वो अपनी जंगबंदी जो अमेरिका या इसराइल के साथ जो है उसके अंदर वो जो लेबनान का मामला जो उसको भी सरफहरिस्त रखता है। तो अब मामला ये है कि जिस तरह लेबनान जो है उसने तो बकायदा ये ईरान के ऊपर जो है बहुत सारे खदशात का इजहार किया है और वो डायरेक्ट शायद वो मुआहदा करना चाहता है, लेकिन ईरान जो है वो इस बात पर पजीद है कि जो ईरान की जंगबंदी होती है तो लेबनान का जो इशू है वो भी ईरान जो है वो बैठकर अमेरिका या इसराइल से सेटल करेगा। तो अब देखना ये है कि जो अगर लेबनान जो है वो हुकूमत उसकी खुद से अगर डायरेक्ट डील करना चाह रही है तो फिर मैं नहीं समझता कि ईरान की जो बात है उसके अंदर बहुत ज्यादा वजन है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो ईरान को भी बीच में या ईरान अपनी मर्जी की हिदायत के ऊपर जो है, क्योंकि जारी बात है अगर ईरान साथ उनको भी मिलाता है तो वो अपने मुफाद बहुत ज्यादा शायद ज्यादा लेना चाह रहा है, या उनको ये लग रहा है कि ईरान हमारे आड़ के अंदर जो है कुछ चीजें जो ज्यादा फेवर या रायते या कोई डील करना चाह रहा है। तो इसलिए वो सोलो फ्लाइट भी उन्होंने की है और उन्होंने पूरी तरह अपना इजहार कर दिया है। और अब देखना ये है कि इस सिनेरियो जो तब्दीली के बाद जो है मजीद क्या सामने आता है मौकफ इजराइल का या अमेरिका का, क्योंकि अभी तक जो इजराइल है उसकी जानब से वहां पे हमलों का सिलसिला तो जारी है, वो तो रुकने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन अमेरिका चाहता है किसी तरीके से भी वो इस जंग से निकलना चाहता है, क्योंकि उसको ये इतराक हो गया कि पूरा जोर लगा के उसने देख लिया है जो अपने अहदाफ है वो हासिल नहीं कर सका, और फिर साथ अमेरिका की जानब से और दीगर जो उसके इत्तेहादी ममालिक है उनकी जानब से भी बहुत ज्यादा अमेरिका के ऊपर प्रेशर है। यानी कि असद खैर साहब, जितनी मैं आपकी बात समझी हूँ, आपके मुताबिक अमेरिका ये इंटेंशनली चाहता है कि अब इस जंग को ख़त्म कर दे और इससे बाहर निकल आए, या सिर्फ वो जो कहा जा रहा था कि ट्रंप के वर्बली बयानात कुछ और हैं और उसके बैकफुट पे वो कुछ और करना चाहते हैं? आपके मुताबिक वो जंग का खात्मा ही चाहते हैं? जी बिल्कुल, जंग के खात्मे के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है कि उनको वो आगे नजर नहीं आ रहा है। कुछ उन्होंने पूरा जोर लगा के देख लिया हर तरीके से, लेकिन वो अपनी कोई अचीवमेंट उसमें उनको हासिल नहीं हो सकी, बल्कि पब्लिकली भी जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है उसको वहां पे क्रिटिसिज्म का सामना है, और उसके जो अपने जो लोग हैं जो वहां पे हुकूमती अरकान है या दीगर जो पार्टीज हैं उनकी जानब से, बल्कि अपने लोगों की जानब से भी उसको तनकीद का सामना है। तो इसके बाद तो सारी बात है वो उसके अलावा सिवाय जंग बंदी के अलावा कुछ चारा है नहीं। तो अब तो वो बल्कि इतना प्रेशर में है डोनाल्ड ट्रंप कि वो चाहते हैं कि इजराइल जो है उसके भी साथ आपने देखा पिछले दिनों के अंदर जो है काफी तल्ख कलामी हुई,
और वो चाहते हैं कि इजराइल जो है वो भी अब जो है बाज आ जाए इस मामले में, ठीक। क्योंकि अमेरिका जो है वो उसको नजर नहीं आ बिल्कुल रही वो ये आगे। चाहते हैं और ऐसे बयानात भी हमारे सामने हैं। अगर हम लेटेस्ट बयान की बात करें उबैद, तो वहाँ पे भी हम ये देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो है तरफ से ये कहा जा रहा है कि इजराइल कशीदगी को मत बढ़ाए, अगर इसमें इजाफा करेगा तो फिर वो खुद को तनहा पाएगा। लेकिन इजराइल जाहिरियत जारी रखे हुए है, क्या वो इस पोजीशन में है कि वो तनहा सब कुछ कंटिन्यू करेगा विदाउट अमेरिकन सपोर्ट? हुमा, हमने लास्ट प्रोग्राम में भी इस पे बात की कि इसराइल को ट्रम्प के ऊपर भरोसा नहीं है, लेकिन अपनी लॉबीज़ और अपने स्ट्रक्चर के ऊपर भरोसा है। और वो ये समझता है कि यूएस कभी भी मुझे तनहा नहीं छोड़ सकता। उनकी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है इन टर्म ऑफ फाइनेंस, इन टर्म ऑफ स्ट्रक्चर, इन टर्म ऑफ लॉबीज़, इन टर्म ऑफ पूरा जो इनका सेटअप बना हुआ है। अगर हम देखें 3 महीने पहले का यूएस और 3 महीने बाद आज का यूएस, आपको बहुत ज़्यादा चेंज नज़र आएगा। आपको चेंज नज़र आएगा उनकी जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंस के ऊपर, ठीक है। जो पहले था 3 महीने और अब है डिफरेंट है। आपको उनके फाइनेंशियल जो फिगर्स हैं उनमें आपको बहुत बड़ा चेंज नज़र आएगा। आपको उनका जनरल जो इन्फ्लुएंस था ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर पे, उस पे आपको बहुत बड़ा चेंज नज़र आएगा। आपकी उनकी इन्फ्लुएंस मिडल ईस्ट में जो 3 महीने पहले थी आज की है, बहुत बड़ा चेंज नज़र आएगा। आपको उनकी डिफेंस का जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ था, जो एक एक मिसाइल्स की कैपेसिटी उनकी थी, कितने महीने में कितने बना रहे हैं, वो पूरा इफेक्ट हुआ है। आपको उसमें डिफरेंट नजर आएगा। तो यूएस सेनेट में वो पाकिस्तान या कोई और मुल्क नहीं, वहां पे सवाल पूछे जाते हैं। आप इस जंग में जाने से पहले आपने क्या मेजरमेंट ली थी, आपको पता था मेरा कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा, कितने टाइम में हम इसको कवर करेंगे। नहीं किया गया था या गलत तरीके से एनालिसिस हुई थी। इस वक्त सबसे ज्यादा प्रेशर यूएस पे है और उसको इससे निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके पास कोई और कार्ड नहीं है। इजराइल कभी नहीं चाहेगा और ईरान बगैर इजराइल के, बगैर लेबनान के इस मुज़ाकरात में नहीं आ रहा। आपको पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में, पूरी न्यूज में एक चीज सुनाई दी कि पास्ट 3 मंथ से कि ट्रम्प बार बार ट्वीट कर रहा है 3 दिन बाद, बहुत जल्द, अभी, इस हफ्ते, पिछले हफ्ते, अगले हफ्ते, इस महीने डील होगी, लेकिन डील हो नहीं रही। ये मसला है। अब डील होगी या नहीं होगी? डील होगी, डील होगी। प्रेशर मैंने पहले भी कहा था कि डील होगी, लाजमी होगी, लेकिन ये ईरान के ऊपर है कि कितना डिले कर रहे हैं और अपने टेबल के ऊपर अपने मुतालबात किस हद तक मनवा सकता है। ट्रम्प के बयान डिलेइंग टैक्टिक्स है या वो वाजे है? ट्रम्प के बयान वाजे है। ट्रम्प तो मजबूर है, वो तो चाह रहा है कि जितना जल्दी हो। अब ईरान थोड़ा सा खेल रहा है, अब खेलने का कार्ड जो है वो ईरान के पास है, वो डीले कर, वो चाहता है कि अगर डील हो मेरे मुताबिक और मेरे सूरत हाल किस जानिब जा रही है और क्या लेबनान में अमन बरकरार रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। अब लेबनान की तरफ से तो एक वाज़ेह स्टांस लिया गया है, इजराइल के कोर्ट में अब बॉल है कि वो अमन चाहता है या नहीं चाहता। आने वाले प्रोग्राम्स में नाज़रीन इस बात का हम जरूर तस्करा करेंगे, लेटेस्ट अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपना कीमती वक्त और कीमती तज्जिया हमारे साथ शेयर किया। आपसे इजाजत लेंगे, अल्लाह ने के बाद।